नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पेट 2022 में आने वाला सामान्य ज्ञान का भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है वैदिक संस्कृति। आइए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसे 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 1000 ईसा वर्ष पूर्व माना गया है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 6000 ईसा वर्ष पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यानी यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम आर्य कहाँ पर बसे, तो सप्त सिंधु क्षेत्र हमारा ऑप्शन आंसर होगा। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। अब दोस्तों, यह क्षेत्र अगर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो यह आधुनिक पंजाब या उसके आसपास का क्षेत्र है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। नंबर 1, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा जाता था। अगर दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में कबीलों को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर जन होगा। अगला है कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, जिसका प्रधान ग्रामीणी होता था। ये दोस्तों प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे, तो हमारा उत्तर ग्रामीणी हो जाएगा। अगला है कई ग्राम के समूह को विश कहते थे। अब गांवों के समूह को यहाँ पर विश कहा जाता था। ये भी दोस्तों पॉइंट नोट करने वाला है, तो आप नोट कर लीजिए। जिसका प्रधान विशपति होता था। जो कई गांव मिलकर विश बनाते थे और उनका प्रधान विशपति कहलाता था। ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तथा कई विश मिलकर जन होते थे, जिसका प्रधान राजा होता था। कई विश मिलकर जन होते थे, जिसका प्रधान राजा होता था। अगला है ऋग्वेद में जन का 275 बार, यानी जो जन आया है शब्द, इसका ऋग्वेद में 275 बार और विश शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा, समिति, विदथ एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थीं। परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पिता होता था। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से ये मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये दोस्तों नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल तक समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अब दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं जिनको आपको पढ़ना है और याद करना है। इन पर आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे प्राचीन नाम कुबू था और आधुनिक नाम कुर्रम है। वितस्ता, इसका आधुनिक नाम झेलम है। परुषणी, रावी, जो आधुनिक नाम रावी नदी है, इसका प्राचीन नाम परुषणी था। व्यास नदी जो है, इसका प्राचीन नाम विपाशा था। घाघर, इसका दृष्टद्युति था।
घाघर का प्राचीन नाम दृशदती था। स्वात सुवास्तु। काबुल नदी का नाम कुभा था। चिनाब जो नदी है इसका अस्किनी था। सतलज का शत्रुद्धि। और गंडक जो नदी है इसका सदा नीरा नाम हुआ करता था। और गोमल गोमती, ज़्यादातर गोमती के नाम से अभी भी इसको जानते हैं, लेकिन ये गोमल नाम से है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। तो ये दोस्तों पॉइंट नोट करने वाला है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है ऋग्वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि तथा वरुण को प्रदान किया जाता था। तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो आपका उत्तर इंद्र हो जाएगा। और इसके उपरांत की अगर बात करें तो अग्नि और वरुण। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल, अब दोस्तों है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। अगला है राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक थे, यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक है। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। यहाँ पर दोस्तों संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था। यहाँ पर दोस्तों सूत्र हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर शूद्र है। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। वहाँ पर दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, यहाँ पर दोस्तों अब जाति पर आधारित हो गई है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रह गई। उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जबालोपनिषद सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र यानी शिव थे। और वहाँ पर दोस्तों इंद्र थे, यहाँ पर आते आते ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो गए हैं। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम शौक 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में मिला एवं उसके रचयिता। ये दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सांख्य दर्शन था तो इसके रचयिता कपिल थे। योग जो था इसके रचयिता पतंजलि थे। न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलुक थे। अब दोस्तों हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेदों के बारे में बताया गया है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। आइए अब दोस्तों इनके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले ऋग्वेद, यह प्राचीनतम वेद है। ये बात जानते होंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है। आपके ऑप्शन दिए होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। आपको ऋग्वेद पर चुनना है। ऋग्वेद सही जवाब हो जाएगा। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्ति होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और इसमें कितने सूक्त होते हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ये प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की भाषा कैसी है, तो उत्तर पद्यात्मक हो जाएगा, पद्यात्मक। गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है।
दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। और इसका संबोधन किससे है, तो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री से संबंधित है यह। अब अगला है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि यज्ञ के अवसर पर देवताओं को की स्तुति किस वेद में की जाती है, तो हमारा उत्तर सामवेद हो जाएगा। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संगीत का मूल कौन सा वेद है, तो उत्तर सामवेद हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे के वेदों को पढ़ते हैं। अब दोस्तों है 3 नंबर पे यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य तथा गद्य दोनों में की गई है। अब दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है, तो हमारा उत्तर यजुर्वेद हो जाएगा। यह मुख्यतः दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको सही कर लीजिए, गलत लिखा हुआ है। यह मुख्यतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है कि कर्मकांड किस वेद से संबंधित है, तो उत्तर यजुर्वेद हो जाएगा। अब अगला है अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टटका आदि का वर्णन है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि औषधि किस अर्थवेद से संबंधित है, औषधि का प्रयोग किस वेद से किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा अर्थवेद। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। उपनिषद के बारे में अब हम दोस्तों थोड़ा जानते हैं। होने के कारण इसे विद्या भी कहा जाता है उपनिषद को। इसमें आत्मा परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या 108 है। दोस्तों ये संख्या पूछी जाती है, इसलिए याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया जाता है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये उपनिषद से संबंधित है। तो ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा। अगला है स्मृति। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 200 ईसा वर्ष पूर्व से 100 ईसा वर्ष पूर्व के मध्य की है। अगला है पुराण। इनकी संख्या 18 है। ये संख्या दोस्तों पूछी जाती है एग्जाम में कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। ये दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो उत्तर मत्स्य पुराण हो जाता है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। और क्या है इसमें अगर पूछा जाता है, तो इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आज के विषय में कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।